किस पर भरोसा जताया है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे नतीजे भी सामने आने लगेंगे और आपको सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर ही देखने को मिलेंगे। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज आपको दिखाएगा सबसे तेज और सटीक नतीजे, हर सीट की पूरी और सबसे पहले अपडेट की गारंटी। हमारे स्क्रीन को भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि कहां पर किस राज्य की जानकारी आपको मिलेगी। स्क्रीन के सबसे ऊपर अब हम आपको बताएंगे कि आप पूरे देश की 543 सीटों का रुझान देख सकेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा। इसके बाद बाईं ओर स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की 80 और उत्तराखंड की 5 सीटों के आंकड़े आप देख सकेंगे और आपके दाईं ओर बड़े चेहरों की बिग फाइट और उनसे जुड़े तमाम बड़ी जानकारियां हम आपको बताएंगे, जबकि स्क्रीन के नीचे आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर सीट का अपडेट भी मिलेगा और इस अपडेट के ठीक नीचे आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलावा देश के बाकी राज्यों का भी रुझान देख सकेंगे। तो आज पूरे दिन भर आपको हम बताएंगे कि कहां किस तरह से रुझान आ रहे हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हर एक सीटों के मतगणना स्थल पर जहां जहां मतगणना हो रही है वहां से बिल्कुल सटीक नतीजे आप तक हम लेकर आएंगे और एक एक सीट के रुझान से लेकर नतीजों तक के रिजल्ट हम आपको बताने वाले। आपसे कुछ देर में सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाला है। देश में अगली सरकार किसकी होगी, आपसे थोड़ी ही देर के बाद मतगणना शुरू होने के साथ ही ये तय होगा। और आज काउंटिंग को लेकर जहां चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी की गई है तो वहीं तमाम सियासी दलों की अपनी अपनी तैयारी भी है। बीजेपी ने भी इसे अपनी विशेष तैयारी कर रखी है और थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी और काउंटिंग से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने बड़ी तैयारी की है। हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है, वहीं काउंटिंग के आंकड़ों की सबसे तेज और सबसे सटीक खबर दिखाने के लिए आप न्यूज 18 के साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। लोकसभा की 543 सीटों का थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ ही मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद बारी आएगी ईवीएम की। इसके बाद गिनती शुरू होगी और मान के आप ये चलिए कि 10 से 12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस देश में किसकी सरकार बन रही है। कुछ देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। कल रात से किसी को नींद नहीं आई होगी और इस देश के भाग्य विधाता आखिर कौन बनने वाले हैं, कुछ देर में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। 8 बजे से गिनती जैसे ही शुरू होती है उससे पहले हम आपके पास पहुंचे हैं ताकि आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी दे सके, आपको ये बता सके कि किस तरह से वहां पर तैयारी शुरू हो गई है और कुछ देर में जब वहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी तो किस तरह की स्थिति वहां से निकल कर आती है, किस सीट पर किस तरह से रुझान मिलने शुरू होते हैं, वो सब हम आपको इसी चैनल पे बताने वाले हैं। तो यूपी में सियासी दिग्गजों के बीच में चुनावी फाइट की बात करें तो यहां पर कन्नौज में अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक के बीच में मुकाबला है जिसके परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। रायबरेली की बात करें तो राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप के बीच में ये मुकाबला है और पूरे देश की नजर इस लोकसभा सीट पर टिकी हुई है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। और अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ भी कांग्रेस से केएल शर्मा मैदान में है और यहां पर भी लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है, रोचक रहने वाली। इसके अलावा आजमगढ़ की जो लड़ाई है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल सीट है ऐसे तो पूरे देश भर में, लेकिन अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य जहां पर 80 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 80 सीटों पर हम आपको बता दें कि 80 सीटों पर तमाम बड़े बड़े सीटों पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। आज सबकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। किसको जनता चुनती है, किसको जनता नकारती है, आज इसका फैसला हो जाएगा। किसकी सरकार बनती है, कौन कितनी सीटें लेकर आता है। दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, जनता के बीच में अपने दावों को लेकर ये तमाम लोग पहुंचे थे, लेकिन जनता आज किस पर भरोसा करेगी
कुछ देर में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले बैलेट्स की गिनती होगी और इसके बाद आगे फिर ईवीएम में गिनती शुरू हो जाएगी। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अमूमन हमने देखा है कि चुनाव वाले दिन 10 से 12 बजे के बीच में जो रुझान आते हैं बाद में वही नतीजों में तब्दील होते हैं और देखना होगा कि जो रुझान शुरुआत से जो ट्रेंड करते हैं कि आगे भी वही नतीजे निकलकर सामने आते हैं। अमन, बिल्कुल। और देखिए आज ये वही दिन है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, खास करके पॉलिटिशियन की बात कर ली जाए या फिर देश की जनता की बात कर ली जाए, सभी की निगाहें आज इसी पर टिकी हुई हैं कि रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला है। और साथ ही इंडी गठबंधन वर्सेस एनडीए मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में था। अब इस बार कई सारे बदलाव भी नीलू हमने देखे हैं गठबंधन में, कई सारी पार्टियां दूसरे दलों में भी शामिल हुई हैं, तो इसका कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है और जनता किस पर अपना भरोसा जताती है? क्या विकास का जो मुद्दा रहा वो फिर से एक बार जादू कर पाएगा या फिर जो मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे और गठबंधन की बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, इंडिया गठबंधन बनी और उसके बाद ये गठबंधन कितना जादू बिखेरती है ये बहुत देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दंगे करा सकती है और हुड़दंग की भी साजिश रच सकती है। बीजेपी ने चुनाव आज से शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराने की मांग भी की है। तो ये मांग कल हमने देखा था किस तरह से डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कुछ अराजक तत्व हैं जो कि हो सकता है कि मतगणना के दौरान हिंसा कर सकते हैं, कुछ वहां पर दिक्कत कर सकते हैं, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। और हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, जगह जगह फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं ताकि जो ये मतगणना है इस मतगणना में कोई खलल ना पड़े। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दंगे करा सकती है। और आज एक तरफ हम देख रहे हैं रिजल्ट आना है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो चुकी है। यादव जी के द्वारा जो प्रेस के माध्यम से, जो ट्वीट के माध्यम से मतगणना से पूर्व शांति व्यवस्था भंग करने की, मतगणना स्थलों पर दंगा कराने की धमकी दी गई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंभीर चिंता आयोग के समक्ष जाहिर की है। तो लोकसभा चुनाव की मतगणना बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और हमारे साथ में तमाम इस वक्त सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से लखनऊ से हमारे साथ में राजीव सिंह जुड़ गए हैं, अमेठी से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं, दिल्ली से शिवम प्रताप जुड़ गए हैं और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आगरा से मोहम्मद कामिर जुड़ गए हैं, देहरादून से दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। अलग अलग राज्यों में आज मतगणना होगी, लेकिन शिवम ये बताइए कि दिल्ली में क्या आप सियासी हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तो देखिए एक तरफ नतीजे आने, दूसरी तरफ देख रहे हैं सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल सियासत बीते 80 दिनों से जारी है और अब वो दिन आने वाला है जब पूरी चकल्लस जो सभी राजनीतिक दलों ने की है उसका परिणाम आएगा। मैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूँ। 2019 में हालांकि कांग्रेस में कोई विशेष तैयारी नहीं थी, लेकिन 2024 को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष आशान्वित है कि 295 सीटें जो आंकड़ा दे रहे हैं उसके ऊपर ही सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देखें तो तमाम तैयारियां की गई, यहाँ पर पूरा टेंट लगाया गया। हालांकि इस वक्त पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता नेता मौजूद नहीं है, लेकिन बाकायदा एक टेंट के जरिए रूम बनाया गया है जहां पर न सिर्फ टीवी स्क्रीन्स लगाई गई बल्कि तमाम व्यवस्था की गई है ताकि जो नेता हैं, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो देखते रहे लगातार कितनी सीटें आ रही। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देती रही है कि वो एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं जताया। उनका कहना है कि 295 सीटों का जो आंकड़ा इंडिया अलायंस ने शेयर किया है जिन जिन राज्यों के सभी नेताओं से उनकी बात हुई, कांग्रेस ने चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को। शिवम, कांग्रेस ने कल एक चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए घरों में आप टीवी मत देखिए, वहां से आप रिजल्ट मत देखिए, आप पार्टी कार्यालय पहुंचिए। तो यहां पर भी अब लोग पहुंचने शुरू हो गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो गए क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि एग्जिट पोल्स हैं वो उनके कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का, जो बूथ एजेंट्स हैं उनका मनोबल गिराने के लिए है। ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ बैठक की, तमाम पूरे देश के प्रत्याशियों से बातचीत की, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं एजेंट्स को एक पत्र भी लिखा। उसमें साफ तौर पर कहा कि अंतिम रिजल्ट आने तक हमें बूथ पर डटे रहना है, एक एक वोट की काउंटिंग का ध्यान रखना है, हर एक जो भी डेटा है वो पार्टी आलाकमान से शेयर करना है। कोशिश ये है कि कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का, नेताओं का मनोबल डाउन ना हो। यही एक वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आपको तमाम पार्टी के बड़े नेता नजर आएंगे। कार्यालय में जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। एक नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि काउंटिंग में, मतगणना में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, वीडियो बनाकर आप इस नंबर पर भेज भी सकते हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रही है। लखनऊ से राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे बड़ा सूबा 80 सीटें, कुछ देर में मतगणना शुरू होगी, तैयारी किस तरीके की है? और देखिए, उत्तर प्रदेश में मतगणना को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस रमाबाई अंबेडकर मैदान में खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ देर बाद लखनऊ के साथ मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की यहां पर मतगणना शुरू होगी, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के एजेंट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उनको चेकिंग की जा रही है, उनके पासेस को चेक किया जा रहा है और उसके बाद एंट्री दी जा रही है। एक अच्छी बात यह है कि राजधानी लखनऊ के मौसम में फिलहाल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मौसम है वो बेहद सुहावना हुआ है और कुछ हल्का बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो टेम्परेचर है वो कुछ कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके तहत लगातार वाटर फॉगिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों चुनाव के दौरान जो है वो कई पुलिसकर्मियों की, होमगार्ड्स की मौत हुई बेहद गर्मी के चलते। तो चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है कि जगह जगह पर गर्मी से बचने के उपाय किए जाएं, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि लगातार जो वाटर फॉगिंग की जा रही है और साथ ही साथ ठंडे पेयजल की भी व्यवस्था की गई है मतगणना काउंटिंग सेंटर्स के सामने। और क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है, जैसा कि आपने देखा कि कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने निर्वाचन आयोग से ये शिकायत की कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कमेंट कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की संभावना बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, इस बात की पुष्टि खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि उनके पास कई ऐसे पुख्ता साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर उन्हें सूचना मिली है कि आज काउंटिंग के दौरान जो कुछ दल हैं वो वहां पर भीड़ जुटाना चाहते हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसे में लेकिन राजू, तैयारियां पूरी कर ली गई है ताकि कोई भी इस तरह की कोई भी हरकत ना करे। अब अमेठी चलते हैं, हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पप्पू पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पप्पू, बताइए क्या तैयारियां हैं अमेठी में, क्योंकि अमेठी एक ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सके। अब ऐसे में क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें, देश की हाई प्रोफाइल सीट में अमेठी शुमार की जाती है। मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा की गई है। और जिस तरह से एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष या फिर अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा एक मैसेज दिया गया, उस मैसेज में भीड़ जुटाने की बात कही गई मतगणना स्थल के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या फिर पीएसी के जवान हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अमेठी के जिला अधिकारी हों या फिर पुलिस अधीक्षक हों या फिर जो चुनाव के प्रेक्षक बनाए गए हैं, वो किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, जिसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। कुछ ही क्षणों में देश की सबसे बड़ी पंचायत का फैसला आने वाला है और हर कोई इस पर निगाहें टिकाए हुआ है, क्योंकि अमेठी एक ऐसी सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी दूसरी बार यहां से अपनी मजबूत दावेदारी कर रही हैं। हालांकि तीसरी बार वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं 2014 में, उसके बाद 19 में, अब 2024 ईरानी अमेठी से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन कहना कांग्रेस का ये है कि जो सीट हमारे हाथ से निकल गई थी वो सीट हम दोबारा से लेकर आएंगे। अब दावों में कितना दम है, कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप सब हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को अपराधी, गुंडों और माफिया की पार्टी करार दे दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है समाजवादी पार्टी को अपराधी, गुंडों और माफिया की पार्टी। ये अराजक लोग हैं
और जिस प्रकार से अराजकता ये लोग करते रहे हैं, अपराधी, गुंडे, माफिया सब समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और ये षड्यंत्र करके जिस प्रकार से मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में जांच करने और साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच करने की मांग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से की गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले जिले उत्पाती तत्वों को, उपद्रवी तत्वों को इकट्ठा होकर के दंगा कराने की साजिश रची है, उसके बारे में हमने कहा है कि एहतियाती कदम उठाए जाएं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से लोगों को उकसाया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इसकी पूरी जांच कराई जाए। ये मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता तो मुसलमान का वोट रोकने में ये सफल है, ये मानते हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमान सबका सब कांग्रेस और सपा को दे रहा है। 20 से 25% मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, चाहे वो 3 तलाक का दे रहा हो, चाहे केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेके दे रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक कांग्रेस सपा के शासन से जो उनका नुकसान हुआ है, 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। वो तो खुश हैं, उनके परिवार खुश हैं, उनके रिश्तेदार खुश हैं कि कम से कम मोदी जी के राज में हम लोग हुए, जो कांग्रेस सपा के राज में नहीं हुए। तो ये सारी चीजें यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ वोटों का अंबार है। ओम प्रकाश राजभर एक अपना वोट लेकर के खड़े हैं, संजय निषाद जी अपना वोट लेकर के खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी अपना वोट लेके खड़ी हैं, चौधरी जैन जी अपना वोट लेके खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपना वोट है। तो 5 लोग मिलकर यहाँ वोट लेके खड़े हैं और मोदी जी का काम बोल रहा है। लेकिन आप क्या अभी तो ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, लेकिन जो उसके गठबंधन के दल हैं उसका भी नाम उन्होंने गिनाया। सबसे पहले अपना नाम जरूर गिनाया कि किस तरह से भर भर को वोट उनको मिलेंगे। अब तो इनके जो दावे हैं ना, वो तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएंगे कि दावों में कितना दम है। और इस वक्त हम सीधे मैदान से यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, जरा देहरादून चलते हैं। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर पहाड़ की बात की जाए, मौसम वहां भी बहुत गर्म है। इस बार देखा गया कि मतलब गर्मी में सब लोग ठंडक पाने जाते हैं, लेकिन देहरादून में अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जरूर पहाड़ों में थोड़ी सी ठंडक होगी। लेकिन चुनावी मिजाज क्या कह रहा है? मतगणना का दिन है। पिछले चुनाव में हमने देखा था 5 की 5 सीट बीजेपी ने वहां पर जीत कर लेकर आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का कहना है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मतगणना शुरू होने वाली है, किस तरह के दावे हैं और दावों में कितना दम है और तैयारी किस तरह की आज की मतगणना को लेकर? बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड छोटा राज्य है, 5 सीटें लोकसभा की, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर उठापटक रहती है राजनीतिक, वो हमने 2017 के बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तीरथ सिंह रावत फिर पुष्कर सिंह धामी, उसके बीच में ये चुनाव 2024 का पुष्कर सिंह धामी के लिए पहली बड़ी परीक्षा। क्या 5 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। एग्जिट पोल्स में जिस तरीके से रहा कि 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखी है, तो क्या बीजेपी को 5 सीटें मिलने जा रही हैं? कांग्रेस का यह दावा है कि वो फाइट पर है सीटों में, 2 सीटें जीतने का दावा यहां पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस को एक भी सीट उत्तराखंड में हासिल होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, खुद उम्मीदवार है। हरीश रावत उनके बेटे हरिद्वार में उम्मीदवार है त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन दोनों के टिकट कटे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बीजेपी के अनिल बलूनी पौड़ी से, क्या अनिल बलूनी इस बार राज्यसभा की बजाय लोकसभा पहुंचेंगे? बहुत अहम ये देखना होगा आज की तारीख में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अजय भट्ट जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे, नैनीताल से उम्मीदवार है, क्या उनके जीत का मार्जिन पिछली बार से ज्यादा रहेगा? पिछली बार 3,39,000 वोटों से उन्होंने हरीश रावत को हराया था। तो आज का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। मैं जहां पर मौजूद हूं, ये महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, यहां पर देहरादून की काउंटिंग हो रही है। इसी तरीके से रुद्रपुर में नैनीताल सीट की, पौड़ी में गढ़वाल सीट की, टिहरी सीट की काउंटिंग यहां पे होनी है। अल्मोड़ा
और इस तरीके से हरिद्वार में तो 5 जगहों पर आज नजर रहेगी नीलू। और खासतौर पर पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है, क्या उनके चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी का वोट पड़ता है? और क्या इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, क्या उसके साथ यहां पर जनता जाती है? और खास बात यह है कि कांग्रेस के लिए यह चुनाव, अगर कांग्रेस यहां पर लूज करती है तो 2027 और मुश्किल होगा। 10 साल से कांग्रेस यहां पर 2 इलेक्शन हारी है, एमपी के, खास पार्लियामेंट के, और 2 हार चुकी विधानसभा के। तो अगर आज का चुनाव कांग्रेस यहां पर लूज करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये खड़ा होगा कि 2027 में वापसी बेहद मुश्किल होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ने, हमने इस इलेक्शन में देखा, कहीं ना कहीं बड़ा काम किया है पूरे इलेक्शन में। तो अब पूरे इलेक्शन में खासतौर अब देखना, हरिद्वार में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, जिसके 2 विधायक उत्तराखंड में 2022 में, क्या कहीं पर वो वोट शेयर को कमजोर करती है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की थोड़ी मुश्किल है, बीएसपी बढ़ाएगी हरिद्वार में? यह देखना होगा। क्या मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हुआ है? और जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसमें देखा कि विपक्षी पार्टियों की टेंशन थोड़ी सी बढ़ गई थी। हालांकि अब नतीजे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आगरा चलते हैं जहां पर मोहम्मद कामिर कुरैशी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कामिर, तस्वीरें आप दिखाइए, बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर आगरा में? बिल्कुल, देखिए अब तो थोड़ी देर के बाद ही जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं आगरा के जो मतगणना केंद्र है ये, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चाहे एसडीएम की गाड़ी हो या फिर एसीपी की, इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं दी जा रही है। जो कर्मी हैं उनकी पूरी चेकिंग के बाद, उनका जो पास है वो चेक करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि आगरा लोकसभा सीट एक वीआईपी सीट है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2019 से अभी तक आगरा के सांसद हैं और 2024 में भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया था। लेकिन वोटिंग हो चुकी है, अब से कुछ ही देर के बाद फैसला हो जाएगा कि जनता ने उनको दोबारा मौका दिया या फिर इस बार आगरा में बदलाव हुआ है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आगरा मतगणना को लेकर लगभग 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 लेयर में ये सुरक्षा लगाई गई है। आगरा लोकसभा की जो मतगणना है वो आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में मंडी समिति में हो रही है, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जो मतगणना है वो खेरागढ़ में होगी। आगरा लोकसभा में 4 विधानसभा हैं जिनकी मतगणना यहां पर होगी। हालांकि जो जलेसर विधानसभा है उसकी मतगणना एटा में होगी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एसीपी और डीसीपी लेवल तक के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। हर विधानसभा के हिसाब से एक एसीपी को उसका इंचार्ज बना गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर है, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एसडीएम हो या फिर एसीपी हो, इस जो बैरिकेडिंग है उससे आगे उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो कह सकते हैं अब बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मतगणना में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं और जगह जगह इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। झांसी से अश्वनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, अगर झांसी की बात की जाए, मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है, किस तरह की तैयारी है वो तस्वीर भी दिखाइए। और जिस तरह से मोदी के चेहरे पर इस लोकसभा चुनाव को लड़ा गया और रुझानों में भी ये देखने को मिला, मतलब एग्जिट पोल में भी ये देखने को मिला कि किस तरह से जो एनडीए गठबंधन है वो पूरे फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। हालांकि विपक्ष ने इसे नकार दिया, लेकिन फिर भी मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी आगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हालांकि अभी मतगणना शुरू हो जाएगी कुछ देर में और दोपहर होते होते नतीजे भी सामने आ जाएंगे कि किसको सिंहासन मिलने वाला है भारतवर्ष का। लेकिन अश्वनी, वहां पर किस तरह की तैयारी मतगणना को लेकर? हाँ बिल्कुल, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की जो तैयारियां हैं मतगणना की वो पूरी हो गई हैं। भोजला मंडी में जो 5 विधानसभाएं आती हैं इस लोकसभा में, उन सभी 5 विधानसभाओं की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो मतों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर काफी गहमा गहमी का माहौल शुरू हो गया है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद सामने आ जाएगा कि जो एग्जिट पोल आया है वो सही था या फिर एग्जिट पोल परिवर्तन आया है। तो तमाम जो कयास है वो 8 बजे से लगाना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे यूपीए सरकार में प्रदीप जैन, उनकी साख दांव पर है। साथ ही
भाजपा ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर अनुराग शर्मा पर भरोसा जताया है, उनको अपना टिकट दिया है। इस सीट पर जो तीसरा जो प्रत्याशी है बसपा के रवि प्रकाश कुशवाहा, उन्होंने आकर के इस पूरे लड़ाई को ट्रायंगुलर बना दिया है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले होने की पूरी उम्मीद है। वही बात की जाए जालौन गरोठा भोगनीपुर लोकसभा सीट पर, तो वहां भी जो मौजूदा सरकार के जो केंद्रीय मंत्री है भानु प्रताप वर्मा, उनकी अपनी साख दांव पर लगी हुई है। वो लगातार 6वीं बार इस सीट पर भाजपा से प्रत्याशी हैं और 6वीं बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहां भी जो मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। तो यहाँ की बात की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा सीटों पर तकरीबन 3000 से भी अधिक जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 100 मीटर के दायरे के आसपास बिल्कुल कड़ी पाबंदी लगा दी गई है कि जो मतगणना एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं या जो अन्य लोग हैं, अधिकारी हैं, वही रहेंगे। इसके अलावा किसी भी पार्टी के समर्थक दोनों ही जो जहां मतगणनाएं हो रही हैं मंडी स्थल में वहां आसपास नजर नहीं आएंगे। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का खास इंतजाम किया गया है। बात कर लेते हैं झांसी लोकसभा सीट की 2019 और 2014। ग्राउंड जीरो से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस वक्त की गई हैं मतगणना को लेकर। हालांकि अब बस मुझे लगता है 2 घंटे से भी बहुत कम का इंतजार हमें करना होगा, जिसके बाद में मतगणना शुरू हो जाएगी। और आप सभी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। चलिए, तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सैकड़ों रैलियां की और जिसमें सबसे आगे बीजेपी के सबसे बड़े बड़े चेहरे रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने पूरे देश भर में 206 रैलियां की और रोड शो किए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर आता है, जिन्होंने 204 रैलियां और रोड शो किए। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां और साथ ही रोड शो किए हैं और जेपी नड्डा यहां पर 87 रैलियां और साथ ही रोड शो करते हुए नजर आए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस बार नीलू बहुत ज्यादा रैलियां की हैं, जनसंपर्क किया, जनसभा की और उसका असर भी लोगों में दिखा कि जो बीजेपी मुद्दे पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जनता के बीच में, वो जब उनसे पूछे जाते थे कि आप किन मुद्दों पर चुनाव मतलब किस मुद्दों पर आप लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो जनता के बीच में वो माहौल भी फिर नजर आता था। बिल्कुल, और उनका यही कहना था कि देखिए, हमने जो काम किया हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों ने उस पर विश्वास जताया है और यही उन्होंने मतदान से लेकर और अब मतगणना की जब तैयारी हो रही है तब तक उन्होंने यही कहा है कि इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि किस तरह से, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2024 का चुनाव, नरेंद्र मोदी का रोड शो रैलियां कितनी है, 206। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने एनर्जेटिक हैं। 206 रैलियां और रोड शो खुद अकेले उन्होंने किया। सीएम भी पीछे नहीं रह गए। हाँ, 204। राहुल गांधी की बात कर ले तो 107 रोड शो और रैलियां की हैं। प्रियंका गांधी ने 108 रैलियां और रोड शो की है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 54 रोड शो और रैलियां की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। इस बार काफी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी काफी ज्यादा कोशिश की गई लोगों से बातचीत करने की। बिल्कुल, बिल्कुल, और अमन चलिए जरा, हाँ देखिए, अब आपको हम समझा भी देते हैं कि रैलियां और रोड शो बहुत हुई है, रैलियां और रोड शो बहुत किया है सबने, लेकिन सब में बाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारी है। और हम आपको बता दें कि विपक्ष ने भी पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन जो था, उनके भी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने भी कोशिश की कि मोदी जी को टक्कर दिया जाए। और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप प्रियंका गांधी का रोड शो आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने 54 रोड शो और रैलियां की हैं। हालांकि बाद में इंडिया गठबंधन एक्टिव हुआ तब हमने देखा कि बाद में दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कांग्रेस और बीजेपी ने। रोड शो में और रैलियों में प्रियंका भी जबरदस्त उन्होंने बाजी मारी है। अमन, राहुल गांधी तो पूरा भारत घूम लिए ना। इससे पहले वो भारत जोड़ो यात्रा पर जब निकले थे, उस वक्त भी उन्होंने लोगों को साथ लाने की पूरी कोशिश की थी। जिसके बाद में ये रैली और जनसभा का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। अब इन आंकड़ों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनकी तरफ से कितनी कोशिश की गई है कि जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचे और जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में रहे। और सत्ता पक्ष ने कहा भी कि अगर यही भारत जोड़ो यात्रा अगर राहुल गांधी कुछ साल पहले कर लेते तो शायद उसका फायदा बेनिफिट ज्यादा मिलता। लेकिन ऐसा अब फायदा नुकसान किसको होगा, कुछ देर में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और हम आपको बता दें कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से ही मतगणना शुरू होगी और दावों में कितना दम है वो भी जल्दी अब दिख जाएगा।
लेकिन हम तैयारी दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर जुड़े हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और एसपी के दिग्गज उत्तर प्रदेश में कौन कौन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 ऐसी हैं जो यादव परिवार से, मुलायम सिंह के परिवार से 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो हाई प्रोफाइल सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमन, बिल्कुल, जिसको लेकर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर निशाना भी साधा था, परिवारवाद को लेकर। ये मुद्दा हम देख रहे हैं कि पिछले कई चुनावों में काफी ज्यादा जनता के बीच में रखा जाता भी रहा, लेकिन इसका भी कितना ज्यादा असर होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि यादव परिवार जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी की सीटें कही जाती है, गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल। अब वहां पर बीजेपी सेंधमारी कर पाती है या फिर समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में सफल साबित होती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। और खासकर नीलू, ऐसी ही सीटों पर ज्यादातर लोग दिलचस्पी लेते हैं जहां पर जो देखिए छोटे छोटे चेहरों से तो बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट नहीं करते। सबसे पहले कि फलाने ने अपनी सीट जीती कि नहीं, फिर वो उन्होंने अपनी सीट जीती कि नहीं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के दिग्गज देख रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? राहुल गांधी हैं, इसके अलावा किशोरी लाल शर्मा हैं, अजय राय हैं। ये वो दिग्गज हैं जो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकी थी। अब ये जो ताल इन्होंने ठोका था वो कितना सुर में तब्दील होता है वो देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो ये जो दिग्गज है वो कितना कमाल करते हैं। इसके साथ ही बड़ी टक्कर उत्तराखंड में जो अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल वर्सेस पौड़ी की बात की जाए, यहां पर देखना होगा कि कौन बाजी मारता है, अनिल बलूनी या फिर गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ लगातार हर जगह से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ आए हैं और देखिए हाई प्रोफाइल सीटें वहां पर कौन कौन से चेहरे हैं ये सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। कामेर हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। कामेर, यहां से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी ने इन पर दोबारा से भरोसा जताया, सुरक्षित सीट है ये। यहां पर किस तरह से जीत का दावा करते हुए बघेल दिखाई दिए और स्थिति क्या दिखाई दी आप लोगों को? हालांकि देखिए जो एग्जिट पोल आया उसमें तो नतीजे बीजेपी और मतलब यानी कि उनके गठबंधन एनडीए के फेवर में गई है, लेकिन फिर भी क्या कुछ दिखा आपको जब आप लोगों फील्ड में लोगों से बातचीत कर रहे थे तब? बिल्कुल, देखिए यहां पर आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने प्रोफेसर एचपी सिंह बघेल पर दोबारा से भरोसा जताया। 2019 में बघेल को टिकट लोकसभा का दिया तो वो भारी बहुमत से विजय हुए, लेकिन 2024 में उनको दोबारा रिपीट किया। लेकिन साफ कह सकते हैं कि चुनाव के दिन न्यूज 18 की टीम हर जगह पर फील्ड में मौजूद थी, जो वोटर्स हैं उनसे भी बात की। आगरा में जो एग्जिट पोल आया वह सीट भी एचपी सिंह बघेल जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगरा की जो जनता है उसका क्या कहना था इस मामले में भी हमने उनसे बात की थी। तो साफ कहना था कि एचपी सिंह बघेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं तो उनको लेकर एक पॉजिटिव सोच आगरा की जनता में थी और साथ ही साथ जो काम के सिलसिले में हमने बात की, विकास के मुद्दे पर उनसे बात की, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक पॉजिटिव बघेल को लेकर जनता की पॉजिटिव। हम सुन रहे थे कामेर, डीजीपी प्रशांत कुमार को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि कुछ फोन कॉल ट्रेस किए गए हैं जिसमें कि शायद मतगणना के दौरान कुछ दिक्कत, कुछ अराजक तत्व दिक्कत कर सकते हैं। तो इसको लेकर पहले बताइए कि मतगणना स्थल के आसपास और आगरा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? तस्वीर दिखाते हैं, यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। अगर मंडी समिति के गेट के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर होता है तो वहां से लेकर आखिर तक चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। साफ तस्वीरें देख सकते हैं, यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, चाहे एसडीएम की गाड़ी हो या एसीपी की गाड़ी हो या इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो मतगणना केंद्र से जुड़ा हुआ